ओके जी, पार्ट नंबर 3 है। रिटेन अर्निंग का टॉपिक ही चल रहा है। तो स्टॉक डिविडेंड की रीजन क्या है? कंपनी ने अगर बेनिफिट ही ट्रांसफर करना था 25 का, तो कोई और मेथड क्यों नहीं देख लेती? कैश क्यों नहीं देख लेती? कंपनी जो नहीं होती उनको कैश की जरूरत होती है। जब कैश की जरूरत होती है तो दो ही सोर्सेज हैं, या तो अपना इंटरनली जनरेटेड कैश यूज कर लें या जाके किसी से बोरो करें इंस्टेड ऑफ बोरोइंग, क्योंकि फर्दर जितनी भी बोरोइंग करते जाएंगे, किसी से भी पैसे लेंगे तो उसके ऊपर आपको और रिटर्न देना पड़ेगा। तो अब मैं कहता हूँ मैं कैश नहीं देता, उसके बदले मैं क्या करती, कंपनी स्टॉक डिविडेंड्स दे देती है। तो कंपनी कहती है कि स्टॉक डिविडेंड देने की वजह से हमारा कैश जो है वो प्रिजर्व हो जाता है। एक बात। अच्छा, जब कंपनी स्टॉक डिविडेंड पे करती है तो उससे मार्केट प्राइस में बहुत कम चेंज आता है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स या ओनरशिप जो इंक्रीज हो जाते हैं वो 2, 5 या 10% से ज्यादा इंक्रीज होते हैं। तो बहुत कम शेयर्स पे चेंज आता है और प्राइस पे भी बड़ा कम रिफ्लेक्टिव असर पड़ता है। जबकि अगर कंपनी स्टॉक स्प्लिट्स करती है, जो कि पिछले वीडियोस में पिछले चैप्टर का टॉपिक था, स्टॉक स्प्लिट्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना वो मल्टीपल टाइम्स में बढ़ जाते हैं। जैसा कि क्या हुआ, 2 for 1 स्टॉक स्प्लिट होता था तो हम कहते थे एक के बदले दो शेयर हो गए, तो जिसके पास 100 शेयर है उसके पास 200 शेयर हो गए। जबकि स्टॉक डिविडेंड में क्या होता है, 10% स्टॉक डिविडेंड हो गया, तो 1000 शेयर है तो किसी के पास 100 आ गए। तो स्टॉक स्प्लिट्स में जो नंबर ऑफ शेयर्स पे इम्पैक्ट जो है वो बड़ा ज्यादा पड़ता है। एक बात। स्टॉक डिविडेंड्स की वजह से जो है ना वैल्यू में चेंज नहीं आता है, पार वैल्यू में। पार वैल्यू का क्या मतलब है? जो ओरिजिनल लीगल वैल्यू है उसमें चेंज नहीं आता है, जबकि स्टॉक स्प्लिट्स की वजह से लीगल वैल्यूज में भी फॉल आ जाता है। अच्छा, स्टॉक स्प्लिट में एंट्रीज अगर आप देख लें, अगर मैं कहता हूं कि एक लाइन पढ़ते हैं कि अगर किसी कंपनी ने 50% स्टॉक डिविडेंड दे दिया है या 3 for 2 स्टॉक स्प्लिट दे दिया है, तो दोनों का रिजल्ट जो है सेम आएगा। एग्जाम्पल कि 50% स्टॉक डिविडेंड है, अगर आपके पास दो शेयर्स थे और आपने 50% स्टॉक डिविडेंड दे दिया, तो इसका मतलब 50% शेयर और इशू हो गए। तो न्यू कितना इशू हुआ है? 1। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी में कितने हो गए? 3। इसी तरह अगर मैं बोलूं 3 for 2 स्प्लिट हुआ है, तो इसका मतलब हर दो शेयर्स के बदले अब आपको कितने मिल गए? 3। तो इसमें भी कि अगर किसी के पास दो शेयर है तो अब स्टॉक स्प्लिट के बाद उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 3 हो गए। तो कंपनी अगर स्टॉक डिविडेंड दे या स्टॉक स्प्लिट दे, दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। अच्छा, स्टॉक डिविडेंड का मतलब ये होता है कि नए शेयर्स दे रहे हैं, एडिशनल शेयर्स इशू हो रहे हैं। जबकि स्टॉक स्प्लिट्स में क्या होता है, पुराने शेयर्स को ही डिवाइड करके छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया जाता है। ठीक। लेकिन दोनों केसेस में ओनरशिप के ऊपर कोई फर्क नहीं आता। अगर आप पहले भी 10% के ओनर है तो अभी भी आप कंपनी के अंदर 10% के ही ओनर रहेंगे। अगली एग्जांपल है हाउ टू कंप्यूट अर्निंग पर शेयर, और इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह पार्ट नंबर 4 के अंदर। जी, पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम टोटल कंसंट्रेशन जो करेंगे वो करेंगे अर्निंग्स पर शेयर की। तो अर्निंग्स पर शेयर को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कह रहे हैं कि दो तीन चीजों के इफेक्ट को साथ कंसिडर करना पड़ेगा। अर्निंग्स पर शेयर अफेक्ट हो जाएगी अगर मैंने कंपनी ने किए हुए स्टॉक स्प्लिट्स किए हुए, और अगर कंपनी ने स्टॉक डिविडेंड्स भी दिए हुए। तो हम देखना चाहते हैं कि इन दोनों को कंपनी इंडिविजुअल तौर पे कैसे हम लोगों ने ट्रीट करना है, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ये अर्निंग्स पर शेयर जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वो सही निकल आए। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, कंपनी के पास 10,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे। आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो ऑलरेडी कंपनी इशू कर चुकी हुई है। कब थे? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 1 अप्रैल को क्या हुआ है, कंपनी ने 4,000 न्यू शेयर्स इशू किए। इसका मतलब ये जिन लोगों ने 4,000 शेयर लिए ये अप्रैल 1 के बाद ओनर बने। नंबर 1। नंबर 2, जुलाई में क्या हुआ, कंपनी ने स्टॉक डिविडेंड भी दिए 10% का। इसका मतलब जुलाई 1 में जिसके पास भी कंपनी के शेयर्स हैं उसको 10% नए शेयर्स मिल गए। एक बात हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ, ऑन September 1 कंपनी ने क्या किया है, रीपरचेज किए 3,000 शेयर्स। रीपरचेज जो है चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस हुआ था, ट्रेजरी स्टॉक। कंपनी अपने शेयर्स जो है मार्केट से वापस परचेज कर रही है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि कंपनी का वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करें। हम अभी डिस्कस करके आए हैं कि अर्निंग पर शेयर कैसे निकलती है। अर्निंग पर शेयर निकलती है नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो हम ये कह रहे हैं कि यार कंपनी के पास साल के शुरू में 10,000 थे, फिर अप्रैल में 4,000 दिए,
फिर जुलाई में उसने स्टॉक डिविडेंड दिया, फिर उसने सितंबर में रीपरचेज कर लिए। तो कंपनी के पास ओवर द ईयर कितने लोग हैं या कितने शेयर्स ऐसे हैं जो मार्केट में ट्रेड कर रहे थे और कंपनी जो है उनके बीच में अर्निंग्स अपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो 10,000 शेयर थे कंपनी के पास साल के शुरू में, वो 10,000 के 10,000 पूरा साल कंपनी में ओनर रहे, नंबर वन। और ये जितने लोगों के पास 10,000 शेयर थे, इनको 10% स्टॉक डिविडेंड पूरा मिला होगा। तो हमने कह रहे हैं ये जो 10,000 थे, अब कितने हो गए? 11,000 शेयर हो गए। और ये कंपनी में पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे। इसका मतलब ये थ्रू आउट द ईयर कंपनी के ओनर रहे। तो 12 आउट ऑफ मीन्स 12 महीने में से 12 महीने ये ओनर रहे। तो जब साल के शुरू में 10,000 शेयर थे, साल के एंड पे ये कितने हो गए? 11,000 शेयर हो चुके हैं, नंबर वन। तो हमने कहा जी साल के शुरू वाले, अभी हमने एक नंबर ऑफ शेयर्स की ट्रीटमेंट डील कर लिया। फिर क्या हुआ? अप्रैल में जो ये 4,000 शेयर्स मैंने नए इशू किए हैं, ये कितने महीने के लिए ओनर रहे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आउट ऑफ 12 मंथ्स इन द ईयर, ये 9 आउट ऑफ 12 मंथ्स जो है ये कंपनी के अंदर ओनर रहे। अच्छा, जब ये शेयर इशू हुए अप्रैल में, तो जुलाई में कंपनी ने क्या दे दिया? स्टॉक डिविडेंड। इसका स्टॉक डिविडेंड का मतलब क्या था? जिनके पास एक शेयर है उसको 10% और मिलेगा, जिसके पास 100 है उसको कितने मिल जाएंगे? 10 शेयर और मिल जाएंगे। जिसके पास 4,000 शेयर है उसको 400 नए शेयर बनेंगे। तो हम कह रहे हैं कि ये 4,000 शेयर हैं, इनको 10% नए शेयर मिले और ये टोटल कंपनी में 9 आउट ऑफ 12 मंथ्स ओनर रहे। दूसरा 3,300 शेयर। तो हम कह रहे हैं कि ये 4,000 शेयर्स तो हैं, लेकिन ये इक्वल है 3,300 शेयर जो पूरा साल होल्ड करते रहे। तो आप समझे कि हुआ क्या है, टाइम के हिसाब से हमने इनको एडजस्ट कर दिया। और लास्ट में क्या हुआ? कंपनी ने 3,000 शेयर जो हैं सितंबर 1 को मार्केट से खींच लिए। इसका मतलब 3,000 शेयर जो कंपनी ने लास्ट सितंबर में मार्केट से परचेज किए हैं, एक तो वो हो गए ट्रेजरी स्टॉक। फिर हमने बात ये पढ़ी थी, ट्रेजरी स्टॉक जो है वो कंपनी के अंदर ओनरशिप नहीं रहती वो, क्योंकि मार्केट से वापस खत्म हो गए। तो हम कह रहे हैं ये शेयर्स क्योंकि आखिरी 4 महीने ये ओनर नहीं रहे आउट ऑफ 12 मंथ्स, तो दे आर सेम एज पूरे साल के 1,000 शेयर्स। तो जितने शेयर्स मार्केट से परचेज कर लिए वो आउटस्टैंडिंग में खत्म हो गए। अब वो कंपनी के ओनर्स ही नहीं रहे, तो उनको अर्निंग पर शेयर में भी हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि 13,300 शेयर वेटेड एवरेज शेयर हमारे पास हो गए। वैसे अगर देखा जाए तो कितने से? 10,000 ये, 4,000 कंपनी ने और दिए थे, इन दोनों के ऊपर 10% मिला था, तो 1,400 शेयर्स और इशू हो गए थे। फिर 3,000 शेयर्स जो है हमने मार्केट से वापस परचेज कर लिए। तो एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में वाकई डिफरेंट होंगे, लेकिन क्योंकि हमने पूरे साल की अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो हमने कर लिया कि जितने टाइम वो ओनर रहे हैं हमने उतने टाइम के इक्वलेंट शेयर्स में उनको कन्वर्ट कर लिया। इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू रखते हैं। कंपनी की टोटल नेट इनकम थी 10,000। कंपनी ने 1,000 कैश डिविडेंड पे किया टू इट्स प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स और पेड 1750 कैश डिविडेंड्स टू इट कॉमन शेयर होल्डर्स। तो कह रहा है कैलकुलेट करके बताएं कि अर्निंग पर शेयर कंपनी की क्या थी। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या था? नेट इनकम, वो हमारे पास है 10,000, माइनस सिर्फ हमने क्या माइनस करना था? प्रेफर्ड का डिविडेंड 1,000। कॉमन का क्यों नहीं किया? क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? अर्निंग्स पर शेयर क्या है, एक कॉमन स्टॉक होल्डर ने कमाया कितना है। ये नहीं कैलकुलेट करेगा कि कॉमन स्टॉक होल्डर के पास कैश कितना मिलेगा या कितना बकाया रह गया है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसने कमाया कितना है। तो टोटल कंपनी ने 10,000 कमाया था, 1,000 प्रेफर्ड वालों को चला गया, तो कॉमन स्टॉक वालों के लिए कितना बचा है? 9,000 बच गए। कॉमन स्टॉक के शेयर होल्डर्स कितने हैं? 13,300। ये वेटेड एवरेज है, एनुअल बेसिस पे कन्वर्टेड है। तो हम कह रहे हैं कि कंपनी की अर्निंग पर शेयर क्या आ रही है? $0.68 पर शेयर है। हो गया। तो अर्निंग्स पर शेयर में क्या होता है? नेट इनकम भी गिवन होती है, सिर्फ आपको उसको कन्वर्ट करना होता है वेटेड एवरेज के अंदर, और लास्ट में क्या होता है? डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी अर्निंग्स पर शेयर। कैश डिविडेंड का जो टॉपिक है छोटा सा, ये मैं साथ ही कवर कर देता हूँ। अच्छा, कैश डिविडेंड कंपनी क्यों नहीं देती? क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि वो पोर्शन ऑफ द नेट प्रॉफिट है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है।
तो एम क्या है कि कैश को होल्ड करने का एम, नई कंपनीज होती हैं उनको कैश की रिक्वायरमेंट होती है, हम कैश जो है हमें वैसे अगर सिक्योर करना हो किसी से बहुत मुश्किल होता है, तो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज, कंपनी क्या करती है अपने इंटरनली जनरेटेड सोर्सेज से, जैसा कि प्रॉफिट से कैश जनरेट हुआ है, वो ही यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जितना भी अर्न करती हैं उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, बाकी अपने पास होल्ड करके रख लेते हैं। जो पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं दैट इज नोन एज डिविडेंड, जो होल्ड करके रखते हैं दैट इज पोर्शन नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा, डिविडेंड्स लोग कहते हैं कंपनी के प्रॉफिट में से मिलता है, डिविडेंड्स एक्चुअली कंपनी के कैश में से मिलता है। तो अगर कंपनी के पास फेयरली एडिक्वेट कैश पोजीशन है तो आपको जो है वो डिविडेंड में उसमें से जो है वो देना आसान होगा। अगर आपके पास कैश बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बावजूद भी डिविडेंड पे नहीं कर सकते। इररेस्पेक्टिव आपके पास प्रॉफिट भी है, आपके पास कैश भी है, जब तक डायरेक्टर्स डिक्लेयर नहीं करते डिविडेंड, तब तक जो है वो आपको डिविडेंड नहीं मिलता।